हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान के यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का वीडियो MP सेट, JRF, UGC नेट सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा राजनीतिक सिद्धांत से। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांतों में 3 प्रकार के तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। ये कहा गया था GH सिवाइन के द्वारा। GH सिवाइन ने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। सिवाइन का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म सामाजिक राजनीतिक संकटों के गर्भ में हुआ है। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत डग हाउस में चला गया है? तो डग हाउस में चला गया है राजनीतिक सिद्धांत, ये कहा गया था राइमर के द्वारा। 1950 के दशक में राइमर ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत डग हाउस में चला गया है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं? तो ये कहा गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। डेविड ईस्टन ने कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। ईस्टन का मानना है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में संशोधन करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया है और राजनीति ने मूल्यों की उपयोगिता को पुनः स्थापित किया है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान से है? इनका नाम है बोगेलिन का संबंध है। आज पश्चिम में परंपरावादी राजनीति सिद्धांतों की निरंतरता के प्रतिनिधि विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंड, एरिक बागोलिन और लियो टास्क हैं। अल्फ्रेड कोबन, डेविड ईस्टन, लेप्सेट जैसे अनुभवमूलक विद्वानों ने मूल्यों के महत्व को नकारते हुए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की हाश की बात कही, लेकिन अनेक नव परंपरावादियों ने मूल्यों को अपने अध्ययन केंद्र बिंदु बनाकर राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है, बताइए। पहला, उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो ना तो कृषि दास है और ना ही दास है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उदारवाद पद का प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। शास्त्रीय उदारवाद आधुनिक उदारवाद में भिन्नताएं हैं, तो ये भी सही है। बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की नैतिक कमियां हैं, तो चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। यह सिद्धांत 2 प्रमुख मुद्दों पर बल देता है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। दूसरा, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। नेक्स्ट आते हैं। किनके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इनका नाम है रिचर्ड कावडेन एवं जॉन वाइट। रिचर्ड कावडेन और जॉन वाइट के विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। कथन कहता है कि डेनियल वेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यह किसकी एक विचारधारा को अभिमान्य करने और हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। विचारधारा के अंत सिद्धांत के समर्थकों में डेनियल वेल एवं रॉबर्ट लेन जैसे अमेरिकी चिंतकों के विचार विशेष महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट आते हैं। यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में एक्सप्रेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड एक्टर्स के बीच संबंध की विश्लेषण करने का एक तरीका है? ये कहा गया था एंथोनी गिडेंस के द्वारा। एंथोनी गिडेंस का सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में
स्टेक्रेशंस स्ट्रक्चर्स और एक्ट्रेस के बीच संबंध विश्लेषण करने का एक तरीका है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजनीतिक दलों के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक बताइए। विकास का सिद्धांत दिया गया है जोसेफ ला पेलोम्बरा के द्वारा। स्थानिक सिद्धांत दिया गया है गिबो बोमिन सतोरी के द्वारा। पुनः संलग्नता का सिद्धांत बोहम एंड सेडिक्विट के द्वारा दिया गया है। और परिव्यक्ति सिद्धांत दिया गया है मॉरिस ड्यूवर्जर के द्वारा। विकास का सिद्धांत जोसेफ ला पेलोम्बरा के द्वारा दिया गया है। स्थानिक सिद्धांत का दिया गया है गोबोमिन सतोरी के द्वारा। पुनः संलग्नता सिद्धांत बूहम एंड सेडविस्ट के द्वारा दिया गया है। और परिव्याप्ति सिद्धांत दिया गया है मॉरिस डूवर्जर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं निगमवाद एक उपागम है जो कि केंद्रीय रूप में डैश से संबंधित है। इसका संबंध है राज्य एवं समाज के बीच अंतःक्रिया, विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। नेक्स्ट आते हैं निगमवाद वह उपागम है जो केंद्रीय रूप से राज्य एवं समाज के बीच अंतःक्रिया, विशेषतः नीतियों को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। नेक्स्ट आते हैं उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये सिद्धांत मर्क्यूजे के द्वारा दिया गया है। उन्नत पूंजीवाद एवं विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियन सिद्धांत का प्रतिपादन मर्क्यूजे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवादी ने यह कहा है कि अपने व्यक्तित्व गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जनसमूह द्वारा उनमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। ये कहा गया था गैसेट के द्वारा। गैसेट ने कहा है कि अपने व्यक्तित्व गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना एक जनसमूह द्वारा उनकी सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न। यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। ये सामाजिक क्रियाकलाप सामाजिक मन है। ये कहा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। ये सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट आते हैं हॉब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया है? तो इसको ग्रहित किया गया है गैलीलियो के द्वारा। हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था एवं राजनीतिक दर्शन उनके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग था। गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। उनकी भांति हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। इसी का प्रभाव रहा कि हॉब्स ने यांत्रिकी भौतिकवाद की पद्धति अपनाई थी। यांत्रिक भौतिकवाद की पद्धति को अपनाया गया था हॉब्स के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया है? तो M.N. रॉय के द्वारा इसका गठन किया गया है। M.N. रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए और गांधीवादी नेतृत्व की कटु आलोचना की। कांग्रेस का परित्याग करके उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? तो अरविंदो के द्वारा लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। द आइडियल्स ऑफ ह्यूमैनिटी इनके द्वारा भी लिखी गई है। ये सब अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। अरविंदो घोष द्वारा रचित पुस्तकों के नाम है लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विद्रोह का प्रकटीकरण किया गया था। उसके बाद आते हैं ये चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विद्रोह प्रकट करते हैं।
फिर भू राजस्व की वसूली के विद्रोह में खेड़ा में सत्याग्रह का आंदोलन किया गया 30 नंबर पर। चौथे में करते हैं अहमदाबाद में जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनको उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया था। महात्मा गांधी द्वारा संचालित घटनाक्रमों का सही कालक्रम होगा। एशियाटिक रजिस्ट्रेशंस एक्ट के विरुद्ध विद्रोह प्रकट किया था। दूसरा, चंपारण में नील फसल की खेती के विरुद्ध विद्रोह प्रकट किया था 1917 में। भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध कैरा में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया था 1918 में। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित प्रश्न। आलमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है? तो राजनीतिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रियाएं एवं अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समनुरूप विकास ये भी आवश्यक है, लेकिन विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना ये आवश्यक नहीं होता। आलमंड के अनुसार राजनीतिक विषय के लिए निम्न शर्तें होती हैं। पहला, संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समनुरूप विकास। नेक्स्ट आते हैं सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ था? तो सहकारी संघवाद पद का उदय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सहकारी संघवाद पद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। भारतीय संवैधानिक पद्धति सहकारी संघवाद के आधार पर स्थित है। इसमें मॉरिस जॉन के शब्दों में सौदेबाजी का संघवाद कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विध्रुवीय दल प्रणाली का एक गुण नहीं होता? तो पहला, इसमें बहु एवं द्विदल प्रणाली दोनों के तत्व नहीं होते, तो पहला ही गलत हो जाएगा। मिलीजुली सरकार होती है, बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन होता है, अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन होते हैं। इस व्यवस्था में मिलीजुली सरकार का होना व्यवहारिक रूप से असंगत है, इसे बहुदल प्रणाली का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो इनका नाम है एंथोनी डाउन्स। एंथोनी डाउन्स द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अमेरिकी के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए? तो पहला, अमेरिकी के राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहले तीन सही हैं, फोर्थ गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। दूसरा, देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अमेरिका में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति उत्तरी राज्यों से निर्वाचित होता है तो उपराष्ट्रपति को दक्षिणी राज्यों से होना चाहिए, अर्थात दोनों एक राज्य से नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 से सूची 2 से मिल रही है। संस्थागत दबाव समूह, इससे संबंधित है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। नेक्स्ट आते हैं सामुदायिक दबाव समूह क्या होते हैं? जो सामुदायिक दबाव समूह होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ। गैर सामुदायिक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, और एनोमिक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे। एनोमिक दबाव समूह होते हैं। टाइप और दबाव समूह के प्रकार, पहले आते हैं संस्थागत दबाव समूह, यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अंतर्गत आएंगे। सामूहिक दबाव समूह, यह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अखिल भारतीय महासंघ के अंतर्गत आते हैं। गैर सामुदायिक दबाव समूह, यह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के अंतर्गत आते हैं। और एनोमिक दबाव समूह, यह राजस्थान में जो गोपालगढ़ के सामुदायिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, वो आते हैं एनोमिक दबाव समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक अवधारणाएं। एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक
व्यवस्था की कसौटी का सही कालानुक्रम बताइए। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा संरचनात्मक लोकतंत्र, अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, फोर्थ आता है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और फिर फिफ्थ आता है पारंपरिक अल्पतंत्र। ये सभी क्रम में जमे हुए हैं। एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालक्रम इस प्रकार होगा। पहले आते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरे आते हैं संरक्षणात्मक लोकतंत्र, तीसरा अल्पतंत्र का आधुनिकरण, फोर्थ आता है सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और पांचवा आता है पारंपरिक अल्पतंत्र। लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति एवं कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्र सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत से संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति एवं कानून के निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। यह मुद्दा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। पहला, भारत की संविधान सभा में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है बताइए। डैश लोकतंत्र के लिए जो लोकतंत्र के हित हैं इसके गांव को स्वाधीन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। डैश हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। ये कहा गया है अनंत सैनाम अयंगर के द्वारा। अनंत सैनाम अयंगर ने भारत की संविधान सभा में पंचायती राज प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र के हित में गांव को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों के शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? जो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि उच्च जो सब हाई कोर्ट होता है उसके अंतर्गत नहीं आता है ना? तो यह नीचे न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह मौलिक अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा। यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सकता है, तो ये भी नहीं कर मतलब ये कर सकता है ना। तो अब जो नीचे स्थित न्यायालय होते हैं उनका अधीक्षण भी कर सकता है और निर्णय भी कर सकता है, लेकिन जो नदी का विवाद होता है वो हाई कोर्ट नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट में ये अधिकार जाता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटी के जल के संबंध में दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय और दूसरे न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लोकसभा और उनके अध्यक्ष बताने हैं। तीसरी लोकसभा से संबंधित हैं हुकुम सिंह, इन्होंने हुकुम चलाया था। पांचवी लोकसभा से संबंधित हैं, 5 इनके आए थे ड्रम, तो GS ढिल्लो, बलिराम भगवत या भगत, इनका संबंध हो जाएगा। 5 आए थे, सुबह भगत लोग जाते हैं ना मंडली लेके तो ढोल बजाते हो जाते हैं, तो 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे GS ढिल्लो। और 7वीं लोकसभा से संबंधित हैं बलराम जाखड़, 7वें दिन बलराम जी इनके साथ रहते हैं तो जकड़ के रखते हैं, तो बलराम जाखड़ 7वीं लोकसभा से संबंधित हैं। और 10वीं लोकसभा से संबंधित हैं शिवराज पाटिल, 10 का शिवराज, तो 10वीं लोकसभा से संबंधित हैं शिवराज पाटिल। नेक्स्ट आते हैं लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरी लोकसभा का संबंध है हुकुम सिंह से, 5वीं लोकसभा का संबंध है GS ढिल्लो और बलिराम भगत से, 7वीं लोकसभा का संबंध है बलराम जाखड़ से और 10वीं लोकसभा का संबंध है शिवराज पाटिल से। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण संसद सदस्य के रूप में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण मिनियन म्यूनिटीज के रूप में किया है? तो
मिलियन म्यूनिटीज़ के रूप में वी.एस. नायपाल का संबंध है। बी.एस. नायपाल ने 1990 में भारत का अभिलक्षण मिलियन म्यूनिटीज़ के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो उनका नाम है लॉयड सुसन रोडोल्फ। लॉयड सुसन रोडोल्फ ने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां और उनसे की उत्पत्ति का राज्य। पहले आते हैं हमारे राष्ट्रीय लोकदल, इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल लोक दल का संबंध है हरियाणा से। जनता दल का संबंध है कर्नाटक से। और आती है राष्ट्रीय जनता दल, इनका संबंध है बिहार से। तो राष्ट्रीय लोक दल, लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से। इंडियन नेशनल लोक दल का संबंध है हरियाणा से। जनता दल सेक्युलर का संबंध है कर्नाटक से। और जो राष्ट्रीय जनता दल है उनका संबंध है बिहार से। निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? इनका नाम है जेम्स मैनर। जेम्स मैनर ने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या बताइए। तो जो आंध्र प्रदेश है इनके लिए है 3, छत्तीसगढ़ के लिए हैं 4, झारखंड के लिए हैं 5 और मध्य प्रदेश के लिए हैं 6। राज्य और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा में सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में 3 रखी गई है, छत्तीसगढ़ में रखी गई है 4, झारखंड में रखी गई है 5 और मध्य प्रदेश में रखी गई है 6। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध करता है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला है गुलिक ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख कार्यपालक के कार्य में शामिल नहीं किया है? तो कार्यपालक को शामिल नहीं किया गया है, इनका नाम है अधिनायक। जबकि कर्मचारियों की भर्ती, निर्देशन एवं समन्वय को लागू करते हैं ये या फिर शामिल करते हैं। गुलिक ने प्रशासनिक क्रियाओं में पोस्ट कॉर्व शब्द का विशेष प्रयोग किया है। पोस्ट कॉर्व का गुलिक एवं उर्विक ने संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिसके आधार पर संरचना की जा सके। इन्होंने कार्यपालिका के कार्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। पहले कर्मचारियों की भर्ती, दूसरा निर्देशन, तीसरा आता है समन्वय। इन सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्व कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फ्यूअल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में सम्मिलित किए गए हैं? हेनरी फ्यूअल की 14 सूची में शामिल किए गए हैं। व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना पहला, दूसरा सामूहिक भावना और चौथा आता है इक्विटी। लेकिन संविदा के आधार पर नियुक्ति इसके अंतर्गत नहीं आती। हेनरी फ्यूअल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। पहला व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, दूसरा समूह की भावना, इक्विटी, श्रम विभाजन का सिद्धांत, पद सौंपन का सिद्धांत, आदर्श की एकता का सिद्धांत और निर्देशन की एकता इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथी के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पूछता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुखबिर। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे मुखबिर कहा जाता है। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो कोई भी निर्णय होता है वह एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन का मिश्रण होता है। सिमोन ने इस बात पर बल दिया है कि निर्णय से अभिप्राय, तथ्यों एवं मूल्यों का उचित योग होता है। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से कौन सा निरूपण मूनी और रीले ने नहीं दिया है? तो मूनी और रीले के द्वारा इक्विटी का सिद्धांत नहीं दिया गया है, जबकि सौंपन सिद्धांत, प्रकारात्मक सिद्धांत और प्रबंधक अनुक्रम का सिद्धांत इनने दिया है। संगठन सिद्धांतों में मूनी और रीले ने निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला सोपान सिद्धांत, प्रबंधक
अनुक्रम सिद्धांत, प्रकारात्मक सिद्धांत और समन्वयात्मक सिद्धांत। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? नौकरशाही के अंतर्गत पद पर अपने पदधारी से अलगाव होता है, नियमों का कठोरता से पालन करना भी होता है। संरक्षक का चयन इसके अंतर्गत नहीं आता। अधिकारियों का निश्चित परिश्रमिक इसके अंतर्गत आता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के अभिलक्षण निम्न प्रकार हैं। पहला, पद का अपने पदाधिकारी से अलगाव, कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में परिश्रमिक, नियमों का कठोरता से पालन करना, स्पष्ट श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध और पद सोपान पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत यह आचेतन कार्यवाही होती नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके अंतर्गत नहीं होता। यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, सही है। यह परिवेशगत कार्यवाही है, ये भी सही है। इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। निर्णय प्रक्रिया के अंग निम्न होते हैं। पहला, समस्या को परिभाषित करना। दूसरा, समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा, वैकल्पिक संसाधनों का या जो वैकल्पिक साधन है उनका विकास करना। अच्छे विकल्प का चुनाव करना। निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं। स्टाफ और मंत्रालयिक अभिकरण वह अभिकरण होता है जो कि विभाग के गृह प्रबंध संबंधी एवं प्रबंधात्मक कार्यों को संपन्न करता है। स्टाफ अभिकरण मुख्य कार्यपालिका को सहायता, परामर्श, सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, अधिकारी और इकाइयां स्टाफ अभिकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वसामान्य नहीं होता? इसमें आता है लेखाकरण, भराव, प्रबंधकीय तकनीक, लेकिन विषय क्षेत्र जटिलता नहीं पाई जाती। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में निम्न तत्व सर्वमान्य होते हैं: लेखाकरण, भराव और प्रबंधकीय तकनीक। भारतीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख है? तो ये हो जाएगी विकास प्रशासन। सामान्य तौर पर लोक प्रशासन और खास तौर पर विकास प्रशासन राज्य द्वारा जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं एवं मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से संबंधित है। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जो कि सरकारी प्रभावों के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो ये 1950 से 1951 के बीच में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का रास्ता चुना गया। अप्रैल 1951 में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक रही। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का फोकस कृषि पर था। यह योजना सफल रही थी। बाहरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन अब बंद कर दिया है। इसके बदले में 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट 2017-18 से 2031-32 तक कार्यक्रम तैयार किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रश्न। पहले आते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्ट्ज के तर्क के आधार पर किसने ग्रहण किया है? तो इसको ग्रहण किया गया है जॉन मार्शीमायर के द्वारा। जॉन मार्शीमायर ने बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्तित्व से संबंधित केनेथ वाल्ट्ज के तर्क का आधार ग्रहण किया है। नेक्स्ट आते हैं लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको संस्थानिक उदारता के अंतर्गत रखा गया है। उदारता दो प्रमुख बातों पर बल देती है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है,
और दूसरा, इसमें व्यक्तियों के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, बताइए। पहला है सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, हथियारों की होड़ राज्यों को असुरक्षा को बढ़ाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है, ये गलत है। स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा गलत हो जाएंगे। इसके आंसर कौन कौन से होते हैं, सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है, और दूसरा हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई थी, तो ये की गई थी राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म की। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति एवं धर्म से बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व एवं खतरों के जो युद्ध के खतरे होते हैं उनको बढ़ाती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, वह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। युद्ध का मशीनीकरण होने से युद्ध की ध्वंसात्मक शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। परमाणु युद्ध, जीवाणु युद्ध ने युद्ध तकनीक में ऐसी क्रांति उत्पन्न कर दी है जो कुछ शताब्दी पूर्व मशीन गन द्वारा पैदा की गई क्रांति से भी बढ़कर है। नेक्स्ट आती है आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है, यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है, तो इसका संबंध है नव मार्क्सवाद से संबंधित है। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है, यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करती है। इसका संबंध नव मार्क्सवादी उपागम से है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विदेशी नीति, थिंक टैंक और उनसे संबंधित देश बताइए। पहला आता है फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इसका संबंध है तुर्की से। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसका संबंध है भारत से। कैनेगी एंडोमेट, इसका संबंध है यूएसए से। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, इसका संबंध है यूके से। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट तुर्की से संबंधित है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का संबंध है भारत से। कैनेगी एंडोमेट का संबंध है यूएसए से। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी का संबंध है यूके से। और कैनेगी एंडोमेट का संबंध है यूएसए से। नेक्स्ट आते हैं पैनल ऑन यूनाइटेड पीस ऑपरेशन का गठन अब सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान द्वारा किया गया था। इनकी रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इनका नाम था बहेमी रिपोर्ट। तो क्या है, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने किया था और इनका नाम था बहेमी रिपोर्ट। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन अब तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान के द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम था बहेमी रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति वहल कार्यवाही में कहाँ पर भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ, सैन्य पर्यवेक्षक एवं सिविलियन पुलिस कर्मी सेवारत थे, तो ये हो जाएंगे बोस्निया में, पश्चिमी सहारा में और हर्जिगोविना में। उपयुक्त सभी जगह। संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति वहल कार्यवाही में पश्चिमी सहारा, बोस्निया, हर्जिगोविना में भारतीय सैन्य टुकड़ियां एवं सैन्य पर्यवेक्षक, सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देश और उनकी समस्याएं बताइए। श्रीलंका कच्छी टीबू से संबंधित है, कच्छी टीबू से। पाकिस्तान का संबंध है बूलर वैराज से। पाकिस्तान किससे संबंधित है, बूलर
वेराज से संबंधित है। नेपाल का संबंध है सुस्ता बॉर्डर से, और बांग्लादेश का संबंध है न्यू मोरे आइलैंड से, मतलब भारत के साथ विवाद है ये। देश और उनकी समस्याएं बताइए। श्रीलंका का संबंध है कच्छ टीबू से, पाकिस्तान का संबंध है बूलर वेराज से, नेपाल का संबंध है सुक्ता बॉर्डर से, और बांग्लादेश का संबंध है न्यू मोरे आइलैंड से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो भारत पाकिस्तान सियाचिन विवाद में लड़ता है, सरक्रीक विवाद भी है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है, लेकिन दहागांव विवाद पाकिस्तान के साथ नहीं चलता। भारत पाकिस्तान के बीच निम्न मुद्दे हैं, पहला सियाचिन विवाद, दूसरा सरक्रीक विवाद, और तीसरा आता है क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद। जबकि जो दहागाम विवाद है यह बांग्लादेश और भारत के बीच में है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य और उनके अल्पसंख्यक समुदाय बताइए। म्यांमार में अल्पसंख्यक हैं रोहिंग्याज, मलेशिया से संबंधित हैं तमिल्स, इंडोनेशिया से संबंधित है हिंदूज, और लाओस से संबंधित हैं वियतनामीज। म्यांमार में रोहिंग्याज हैं, मलेशिया में तमिल्स हैं, इंडोनेशिया में हिंदूज हैं, और लाओस में वियतनामीज। नेक्स्ट आते हैं, अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। विवाद का मुद्दा क्या था? तो विवाद था इसमें प्राच्य विहार, इसका सही आंसर हो जाएगा। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में तनाव क्यों हुआ था? प्राच्य विहार के कारण हुआ था। हाल ही में जो कंबोडिया और थाईलैंड है इसके बीच तनाव उत्पन्न हुआ, जिसका विवाद का मुख्य मुद्दा था प्राच्य विहार। नेक्स्ट आते हैं, विविधता से संबंधित प्रश्न। यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र एवं सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा इसने कांट एवं हीगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? ड्यूगिट के द्वारा, ड्यूगिट से संबंधित हैं। जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र एवं सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा इसने कांट एवं हीगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। इनका संबंध या जो कथन है ये है ड्यूगिट से। निम्नलिखित में से किसने राज्यों को नैतिक लक्ष्यों से युक्त एक नैतिक संस्था बताया है? ये बताया गया है जे.एस. मिल के द्वारा। मिल व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देते हैं। इनका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। पहले हैं R.J. बर्नस्टीन, इनका संबंध है R.J. बर्नस्टीन का संबंध है द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थीरीज। नेक्स्ट आते हैं, M. सैडिल का संबंध है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस से संबंधित हैं M. सैंडेल। और M. वाल्जर का संबंध है स्फीयर ऑफ जस्टिस आर डिफेंस ऑफ प्यूरलिज्म एंड इक्वलिटी। और W. किमलिका का संबंध है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल फिलॉसफी से। R.J. बर्नस्टीन का संबंध है द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थेरीज। M. सैंडेल का संबंध है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। M. वाल्जर का संबंध है स्फीयर ऑफ जस्टिस आर डिफेंस ऑफ प्यूरलिज्म एंड इक्वलिटी। W. मिलिका का संबंध है कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल फिलॉसफी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाइए। चिंतक और उनकी पुस्तकें बताइए। पहले आते हैं एंथोनी डाउन्स, इनका संबंध है एन इकोनॉमिक थेरीज ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रेवियल एलमंड और सिडनी वरार का संबंध है द सिविक कल्चर से। स्टीहन रोकन का संबंध है सिटीजन्स इलेक्शंस पार्टी से। और गोस्टा एस्पिंग एडसन का संबंध है द थ्री वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म से संबंधित हैं।
तो एंथनी डाउन का संबंध है एन इकोनॉमिक थेरीज ऑफ डेमोक्रेसी से, ग्रेवियल एलमंड और सिडनी वरार का संबंध है द सिविक कल्चर से, स्टीन रुक्कन का संबंध है सिटीजन्स और इलेक्शंस पार्टी से, और गोस्टा एस्प्रिंग एंडरसन का संबंध है द थ्री वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म से। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि समीर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले की पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक पूंजी का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी के कारण था, इसलिए समीर अमीन ने यह तर्क दिया था कि मार्क्स से पहले ही पूर्वानुमान कर लिया गया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, यह किसका कथन है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को लंबी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती। तो ये कहा था एम कोजियर के द्वारा। माइकल कोजियर के शब्दों में नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति एवं प्रशासनिक संगठन के सदस्यों एवं सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें सम्मिलित की जाती हैं। लॉर्ड हेवार्ट ने नौकरशाही को नवी निरंकुशता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथन किसका है। हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। ये कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है और जनता राजा के लिए नहीं है। ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। नेक्स्ट आते हैं, रोजेस इन दिसंबर किसकी जीवनी है। तो रोजेस इन दिसंबर यह मोहम्मद करीम झांगला की जीवनी है। रोजेस इन दिसंबर मोहम्मद करीम झांगला की जीवनी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द न्यू रिलीजन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। तो उनका नाम है एंथनी पेन। एंथनी पेन द न्यू रिलीजन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। एंथनी डी स्मिथ। एंथनी डी स्मिथ एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर स्मिथ ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनके व्याख्यानों से भारत एक बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट आता है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लेजेंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। इनका नाम है रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लेजेंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ था। तो इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है। तो ये मिलता है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का विस्तृत निरूपण मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, स्वतंत्रता के बाद इनकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई। तो ये भी सही हो जाएगा और आर की सही व्याख्या करता है। चूँकि स्वतंत्रता के बाद जिलाधीश की भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती चली गई, इसलिए जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। पहले दिए गए हैं चेस्टर बर्नार्ड। इनका संबंध है चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से, पहला हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन का संबंध है
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से। और वाइट वाल्डो का संबंध किससे है? तो वाइट वाल्डो का संबंध है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और मार्शल डी मार्क का संबंध है, एक ही बचा है, फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। पहले आते हैं चेस्टर वाल्डो, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से संबंधित हैं। हर्बर्ट साइमन का संबंध है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से। वाइट वर्नार्ड का संबंध है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और मार्शल डिमॉर्क का संबंध है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। इसमें मिसप्रिंट है, वाल्डो हैं ये, है ना, वाइट वाल्डो हैं आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट आते हैं निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ था? तो ये 1950 के दशक में हुआ था। हूवर आयोग 1949 की संस्तुति पर इस बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में किया गया था। भारत में प्रशासकीय आयोग की संस्तुति 1969 में निष्पादित बजट शुरू किया गया। हूवर कमीशन के शब्दों में निष्पादन बजट सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है और कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट आते हैं अर्धराज्य क्या है? तो अर्धराज्य का संबंध है ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व में अधिक विपन्न हो। अर्धराज्य ऐसा राज्य है जो कि क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व में अधिक विपन्न हो। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आतंकवाद और संगठन का किस देश से संबंधित है बताइए। LTTE इनका संबंध है श्रीलंका से। हिजबुल्लाह का संबंध है ईरान से। बाको हरम है शायद, बाको हरम का संबंध है नाइजीरिया से। और शाइनिंग पाथ का संबंध है पेरू से। तो LTTE का संबंध है श्रीलंका से, हिजबुल्लाह का संबंध है ईरान से, बोको हरम का संबंध है नाइजीरिया से और शाइनिंग पाथ का संबंध है पेरू से।